हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से निहारिका क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने संघ व उसकी नागरिकता को पढ़ा था अच्छे से, ठीक है। और छोटी सी क्लास में हमने भाग एक व भाग दो दोनों को ही समझा था कि भारत का नाम क्या है, किस अनुच्छेद में उसका नाम है, कितने नाम हैं और उसका राज्य क्षेत्र है तो उसकी शासन प्रणाली क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। उसके अलावा नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है, किन किन अनुच्छेदों में किन किन तरीके के नागरिक अधिकार जो हमें दिए गए उनके बारे में भी पढ़ा था। उसके अलावा दो आयोग के बारे में चर्चा हुई थी, एक एस.के. धर आयोग और फजल अली आयोग, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग है जिसमें बताया गया था कि अगर हम राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो उसके लिए हमें किस फॉर्मूला का यूज करना चाहिए। तो धर आयोग ने कहा कि हमें ना सांस्कृतिक भाषाई जो क्राइटेरिया है उसको प्रयोग में ना लेके प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। वही दूसरी तरफ फजल अली आयोग था, उन्होंने ये कहा था कि नहीं, हमें भाषा को प्रायोरिटी देनी चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। अच्छा, अब इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो रही उस समय 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था। और ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ये उस समय की परिस्थिति थी। एक स्वतंत्रता सेनानी थे साउथ के, श्री राम पोर्टुलू, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि वो अनशन पर बैठ गए कि नहीं, राज्यों का पुनर्गठन जो है आप भाषा के आधार पर करो। और उनके अनशन पर बैठने का परिणाम ये हुआ कि वो काफ़ी दिन तक भूखे रहे और फिर अचानक उनकी जो है मृत्यु हो गई। इससे क्या है कि जो नेहरू सरकार है वो पूरी तरीके से दबाव में आ गई। परिणाम ये हुआ कि आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया और ये पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था, ठीक है। तो यही परिणाम है 1953 फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट है उसका आधार भाषा इसलिए रखा गया। उसका एक तर्क आप ये दे सकते हैं कि श्री राम पोर्टुलू उन्होंने अनशन किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि वो आंध्र प्रदेश राज्य चाहते थे तमिलनाडु से अलग, और उसको वो भाषा के आधार पर अलग राज्य का दर्जा प्राप्त कराना चाहते थे, ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार को साथियों फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट जो है हमने कहां से लिया तो आपको बताना है साथियों, यूएसए के संविधान से। कहां से? यूएसए के संविधान से हमने इसको लिया है, ठीक है। अब हमारा जो मूल अधिकार का जो भाग है वो संविधान में भाग 3 में वर्णित है। संविधान में कहां पर वर्णित है? भाग 3। और भाग 3 में मैं बात करूं साथियों अनुच्छेद 12 से, कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। ये वो पूरा भाग है जिसमें मूल अधिकारों के संबंध में सभी प्रावधान किए गए हैं। मूल अधिकारों के संबंध में सभी प्रावधान किए गए हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मूल अधिकार है ना, ये भारत के संविधान के या भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। ये शब्दावली कहां से आई? ये शब्दावली आई है यूके से। यूके में वहां के सामंतों ने राजा के खिलाफ जो है प्रस्ताव रखा, 1215 के लगभग की बात है। और उन्होंने कुछ अधिकारों की बात की कि हमें ये अधिकार मिलने चाहिए, और सामंतों के दबाव में राजा को उन सामंतों की शर्तें माननी पड़ी। तो वो कहलाता था मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र, ठीक है। जो उन्होंने पत्र राजा को दिया था कि ये हमारी शर्तें हैं, ये मांगे हैं, आप इन्हें मानिए, ठीक है। तो मूल अधिकारों का उद्भव वहां से हुआ। उस मैग्ना कार्टा के बाद में जितने भी मूल अधिकारों के संबंध में अधिकार थे वो कहलाए मैग्ना कार्टा। तो भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है मूल अधिकार, यानी भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, वर्तमान में कितने मूल अधिकार है, ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देखो, मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? आई होप कि सभी को पता हो। मूल संविधान में जो मूल अधिकार है
6 ही मूल अधिकार। इन सभी 6 के 6 मूल अधिकारों को हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले 7 थे अब 6 हो गए, तो ऐसा कौन सा अधिकार है जिसे हटा दिया गया? तो वो अधिकार मैं बताऊँ साथियों, वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है, ये अधिकार दो जगह उल्लेखित था। एक था साथियों अनुच्छेद 19(1) यानी स्वतंत्रता वाला अधिकार में था ये, एंड आर्टिकल 31। इन दो अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था। लेकिन मोरारजी देसाई की जब सरकार आती है तो वह 44वां 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44वां संविधान संशोधन करती है। कब करती है? 1978 में। कब करती है? 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है और वे क्या करते हैं, इस मूल अधिकार को, संपत्ति का जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार का दर्जा इसका समाप्त कर देते हैं और इसे एक कानूनी अधिकार बना देते हैं। और वो कानूनी अधिकार का दर्जा इसे दिया जाता है भाग 12 में अनुच्छेद कौन सा है? 300 के। अनुच्छेद कौन सा है? 300 के। और इसके साथ ये बन जाता है एक कानूनी अधिकार। क्या बन जाता है? लीगल राइट बन जाता है। अब आपको बस एक सीमा से अधिक संपत्ति रखनी है तो कानून के दायरे में रहकर ही ये काम करना होगा। तो इसे बना दिया जाता है कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 के तहत भाग 12 में। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया। ये अनुच्छेद 19(1) में वर्णित था, उसके अलावा 31 में भी वर्णित है। ठीक है, अब साथियों मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और मूल अधिकारों को हम एक एक अनुच्छेद पढ़ते हुए हर दिन हर क्लास में एक मूल अधिकार पढ़ेंगे। अगर कहीं मूल अधिकार छोटे हुए तो हम वहाँ क्लास में 2 अधिकार भी पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि हमारे संविधान में जो ये 6 मूल अधिकार हैं ये किस तरीके से वर्णित है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि जो फंडामेंटल राइट है साथियों वो कितने हैं? 6। कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6। सबसे पहले तो मैं इन सभी फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ 1 बाय 1। पहला जो मूल अधिकार है वो है साथियों समता का अधिकार। किसका अधिकार? समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, पहला अधिकार कौन सा है? समता का अधिकार। दूसरा है साथियों स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार। कितने मूल अधिकार हैं टोटल? तो बताना है आपको 6 अधिकार। मूल संविधान में कितने थे? तो बताना है 7 थे। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। फिर उसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। किस अनुच्छेद में? 300 के में। किस भाग में? भाग 12 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत। तीसरा जो मूल अधिकार है वर्तमान में वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। और समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध। चौथा जो है वो है साथी धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कितने हो गए? देखो, एक हो गया समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। और जो पांचवा है वो मैं आगे लिखवा देता हूँ, वो है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। वो कौन सा है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ये पांचवा। और अंतिम जो कि एलडीसी के एग्जाम में भी पूछा गया था वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
विचारों का अधिकार। अब ये किस तरीके से पूछा गया, अभी मैं इसको समझा देता हूँ। पहले एक बार मैं क्या अनुच्छेद करूँगा इसलिए लिखता हूँ। सबसे पहले जो समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है साथियों, ये जो है ना अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। बात करो स्वतंत्रता के अधिकार की, ये साथियों अनुच्छेद 15 से 19 तक वर्णित है। इसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24 और 25, ठीक है। इसके बाद में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आता है साथ में अनुच्छेद 14 से 18, 25 से 19, 24, 25 और 26 से 28, ठीक है। इसके बाद में अगला अधिकार है संस्कृति में शिक्षा का अधिकार, जो है अनुच्छेद 29, 30 और अनुच्छेद 31 संपत्ति का जो अधिकार था वो हटा दिया गया, वो कहाँ चला गया 300 में, ठीक है। भाग 12 में, और ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 32, ठीक है। आज की कक्षा में जो हमारा मुख्य फोकस रहेगा वो रहेगा साथियों इस अधिकार पर, इस पर समता का अधिकार आज हम पढ़ेंगे। 14 से 18 तक सभी के सभी अधिकारों को हम समझेंगे और शॉर्ट में लिखते जाएंगे। उसके अलावा थोड़ी सी बात मैं संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के संबंध में आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये अधिकार एक सिंगल आर्टिकल है, यहीं पे समझ में आ जाएगा और खत्म हो जाएगा। जो आपको बाकी के 5 मूल अधिकार हैं, बाकी के जो 5 मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार, अगर आपके उन 5 मूल अधिकारों का हनन होता है, उन 5 मूल अधिकारों का हनन होता है, तो उनका संरक्षण कौन करेगा, अनुच्छेद 32 करेगा। यानी अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ, तो अगर आपको उनका संवैधानिक उपचार चाहिए, तो उस संबंध में आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत रिट लगती है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में साथ में लगती है अनुच्छेद 226 के तहत, इसके तहत 226 के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप उनका आप उनके संबंध में संवैधानिक उपचार करने का भी अधिकार रखते हैं। ये अधिकार आपको अनुच्छेद 32 में पूछा गया था और एबीसी में तो सवाल पूछा गया था कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो उस संबंध में आप इस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन में भी यही लिखा गया, ठीक है। अब साथियों पहला अधिकार है समानता का अधिकार, लेकिन आप पूछोगे कि सर आपने तो 12 से 35 बताया, तो इसमें समानता का अधिकार 14 से 18 तो फिर 12 और 13 क्या? तो सामान्य चर्चा हम अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के बाद लेते हैं। अनुच्छेद 12, एक चीज मुझे आप समझाओ कि जो ये मूल अधिकार है ये आपकी किससे रक्षा करेंगे, ये किसके खिलाफ दिए गए? तो साथियों मुख्यतः जितने भी मूल अधिकार हैं वह आपको राज्य के खिलाफ दिए गए कि अगर राज्य आपके खिलाफ आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो अब ये राज्य है क्या? तो यही राज्य है क्या इसको डिफाइन करता है अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा क्या है तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको। राज्य की परिभाषा में साथियों आता है एक तो भारत सरकार व उसकी संसद, राज्यों की जितने भी सरकारें हैं वे उन सभी राज्यों के विधानमंडल, उसके अलावा जो स्थानीय प्राधिकारी हैं, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज है वो सभी, और अन्य जितने भी अथॉरिटीज है LIC, ONGC वगैरह, वो सब राज्य की परिभाषा में बिंदुवार शामिल है। यानी ये राज्य की जितनी भी संस्थाएं हैं, निकाय है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। ये भी आपका मूल अधिकार है, अपील करने का अधिकार भी क्या है, आपका मूल अधिकार है, ठीक है। अब अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 कहता है कि
अल्पीकरण करने वाली विधियां, उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब इस अनुच्छेद 13 को आप समझना। यह अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट को कुछ नई शक्तियां देता है। वो क्या है? यह अनुच्छेद 13 कहता है कि जितनी भी मूल अधिकारों से असंगत विधियां, क्या है? मूल अधिकारों से जितनी भी असंगत विधियां हैं, वे उनका अल्पीकरण करने वाली, यानी मूल अधिकारों की शक्ति को कम करने वाली जितनी भी विधियां हैं, वो जिस मात्रा तक मूल अधिकारों को हनन करती है, मूल अधिकारों को कम करती है, या जिस मात्रा तक मूल अधिकारों से असंगत है, उस मात्रा तक वह सभी विधियां नल एंड वॉइड होगी, असंवैधानिक होगी, अमान्य होगी। ये बात कहता है अनुच्छेद 13। यानी इस अनुच्छेद 13 ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर संसद कोई भी ऐसा कानून बनाए जो मूल अधिकारों से असंगत हो, मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हो, तो उस संबंध में साथियों सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर चली जाती है, और उस पावर को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। यानी सुप्रीम कोर्ट उस विधि का न्यायिक पुनरावलोकन करेगा और ये बताएगा कि जिस मात्रा तक यह कानून, यह विधि मूल अधिकारों से असंगत है, उनको कम करती है, उनका अल्पीकरण करती है, उस मात्रा तक हम उस विधि को शून्य कर देंगे, उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर देंगे। ऐसा ही हमें देखने को मिला था इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में। किसके संबंध में? इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में भारत सरकार एक नया तरह का कानून लेके आई थी कि हम जो है पॉलिटिकल पार्टी को किस प्रकार से चंदा दे सकते हैं, और इस चंदे से धंधा बनाने वाली स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में जो है नल एंड वॉइड यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। अब हम विधि किसको मानेंगे? इसके संबंध में अनुच्छेद ये जो 13 है, इसका जो क्लोज 3 है, उसमें साथियों विधि की परिभाषा है। विधि की क्या है? परिभाषा है। ये मैं अलग से आपको लिखवा रहा हूँ कि आपसे पूछा जा सकता है कि विधि की परिभाषा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो अगर ऑप्शन 13 और 13(3) दिख जाए तो साथियों हमको 13(3) के साथ जाना है। 13(3) में विधि की परिभाषा, ठीक है। कोई भी आदेश, अध्यादेश, अधिसूचना, विधि, उपविधि, ये सब क्या आ जाती है? विधि की परिभाषा में आते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 समाप्त हो गया, अनुच्छेद 13 समाप्त हो गया। अब हम आज अपना पहला मूल अधिकार पढ़ने जा रहे हैं साथियों, और वो मूल अधिकार है समता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार, या फिर इसे हम कहते हैं समता का अधिकार। क्या कहते हैं? राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। पहला मूल अधिकार है ये समता का अधिकार। कहां से कहां तक है साथियों? तो ये है अनुच्छेद, कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 ये है समता के सभी अधिकार इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब एक एक करके सभी अनुच्छेद पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा तो गहराई नहीं है, सामान्य एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 14, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है, दो बातें करता है। आर्टिकल 14 दो बातें करता है। एक तो कहता है विधि का समान संरक्षण वे विधि का समान संरक्षण वे विधि के समक्ष समानता, ठीक है। विधि के समक्ष समानता। अब सर ये होते क्या? ये तो बताओ, ये भारी भारी वर्ड आपके तो इनका मतलब क्या है? देखो, विधि का समान संरक्षण यानी विधि का समान संरक्षण क्या है और विधि के समक्ष समानता क्या है? सबसे पहले आप विधि के समक्ष समानता को समझिए। ये विधि के समक्ष समानता कहता है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, भारत का नागरिक, किसी भी दर्जे का नागरिक हो, वे सभी कानून के समक्ष बराबर हैं। उनको कानून के सामने उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये तो है विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के
समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब बराबर है, कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। दूसरा है विधि का समान संरक्षण। ये जो है ना विधि के समक्ष समान, ये थोड़ा नकारात्मक है, ठीक है, इसका जो भाव है वो नकारात्मक है, लेकिन विधि का समान संरक्षण ये थोड़ा सकारात्मक है। सकारात्मक कैसे? ये कहता है कि समान परिस्थितियों वालों के साथ समान व्यवहार, जिनकी परिस्थितियां असमान हैं उनके साथ असमान व्यवहार। अब कैसे? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक साधारण नागरिक हूँ, मैं एक साधारण कमाई करता हूँ, मैं साधारण टैक्स देता हूँ। मान लो कि मुझे टैक्स देने में मुझसे कोई गलती हो गई, तो क्या मुझ पर वही कानून लागू होगा जो अनिल अंबानी और अडानी जो व्यक्ति हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन पर जो कानून लागू होते हैं? मान लो कोई गरीब व्यक्ति है और वो कोई सरकारी फीस देने में चूक जाता है, और मान लो कि मुकेश अंबानी है, वो टैक्स देना भूल जाता है या टैक्स देने में लापरवाही या कोताही बरतता है, तो क्या किसी गरीब व्यक्ति पर वही कानून लागू होना चाहिए जो अंबानी पर लागू होते हैं? यहाँ पर आपको दोनों की परिस्थितियों को समझना होगा कि एक व्यक्ति गरीब है, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो अलग है। अगर आप उस पर वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा अंबानी के साथ व्यवहार करते हैं, तो एक व्यक्ति जो है उस पर उसका पूरा परिवार डिपेंड है, वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा व्यक्ति है, उसके पास इतना धन है कि उस पर अगर कितने भी सेक्शन लगा दिए जाए, प्रतिबंध लगा दिए जाए, उस पर कैसी भी कार्रवाई आप करोगे तो उसके परिवार पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि यहाँ पर कुछ जिंदगियों पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो ये कहलाता है विधि का समान संरक्षण, यानी आप समान परिस्थितियों के साथ समान व्यवहार कीजिए, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार कीजिए। जो लोग गरीब हैं, निचले तबके के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके साथ थोड़ा व्यवहार अलग रखें। वहाँ पर अगर वही कानून लगा दिया गया जो किसी अमीर के खिलाफ लगाना चाहिए, तो उसकी तो आने वाली पीढ़ियाँ भी ऊपर नहीं उठ पाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सकारात्मक है, ये थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन भारत में ये दोनों ही प्रारूप कानून के चलते हैं। तो हमने समानता जो पहला मूल अधिकार है, कौन सा? समता का अधिकार, उसका पहला आर्टिकल अनुच्छेद 14 पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, धर्म, जाति, मूल वंश, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध। अब इसकी भाषा को आप सुनो, ये क्या कहता है? भेदभाव पर निषेध। भेदभाव पर निषेध, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति शब्द लिखा हुआ है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 15 जो है वो 5 बातें करता है। कौन सी 5 बातें हैं? वो आपको साथ में ध्यान रखनी है। रिलीजन, ठीक है, दूसरा है रिलीजन, कास्ट, फिर है रेस यानी आपका मूल वंश क्या है, फिर है सेक्स, ठीक है, फिर है प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इन 5 के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। ये बड़ी विशेष बात है। आपको सभी मूल अधिकारों में ये जो प्रतिषेध शब्द है ना, निषेध, प्रतिषेध, यह देखने को मिलेगा। ये मूल अधिकारों की नकारात्मक प्रवृत्ति को दिखाता है कि आप बालकों के संबंध में उनका ये शोषण नहीं कर सकते,
महिलाओं के संबंध में ये शोषण नहीं कर सकते, निषेध है, प्रतिषेध है। ये जो नहीं की प्रवृत्ति है, न की प्रवृत्ति है, नोट की जो टेंडेंसी है, ये बताती है कि हमारा जो मूल अधिकार है ना, वो मूल रूप से नकारात्मक है। तो मूल अधिकार क्या है साथियों? ये इनकी अगर प्रवृत्ति की बात करें तो इनकी प्रवृत्ति कैसी है? अधिकांश तो नेगेटिव है। क्या है? अधिकांश से नेगेटिव है। बाकी कुछ मूल अधिकार सकारात्मक प्रवृत्ति भी है, वो जब हम आगे बढ़ेंगे उनको तो समझेंगे। ठीक है, तो इन 5 के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। अब इसके बाद में आता है अनुच्छेद 16। अगला का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 60 अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। अवसर, इसका क्या मतलब है? लोक नियोजन में अवसर का मतलब है सरकारी, जितने भी सरकारी नौकरियां हैं और जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, जितने भी सरकारी नौकरियां व शिक्षण संस्थान हैं, उनमें पिछड़ों व दलितों को आरक्षण। ठीक है, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की जो बात है वो कहाँ पर की गई है? वो की गई है अनुच्छेद 16 में। और जहाँ पिछड़ों और दलितों की बात आती है उसका प्रावधान साथियों आपको मिलेगा 16(4) में, SC ST OBC के लिए आरक्षण। ठीक है, OBC रिजर्वेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? 16(4) में, और आपको साथियों 16(6) में मिलेगा EWS के लिए आरक्षण। इसके लिए आरक्षण, EWS के लिए रिजर्वेशन। तो ये प्रावधान, तो आरक्षण का प्रावधान है हमारे संविधान में। आर्टिकल 16 करता है, अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 करता है। इसमें लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में, इसके अलावा शिक्षा संस्थाओं में भी प्रवेश में आरक्षण है। शिक्षा संस्थाओं में कहाँ पर आरक्षण है? एडमिशन में, प्रवेश में आरक्षण है। तो आर्टिकल 16 आपको समझ में आया होगा। अब अगले 2 आर्टिकल बहुत ही आसान है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 से आप रखिए याद 18। क्या याद रखेंगे? 18। और अनुच्छेद 18, ये अनुच्छेद बहुत ही आसान है। क्या कहता है अनुच्छेद 17? अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, एनालिसिस ऑफ द अनटचेबिलिटी, यानी जब से हमारा संविधान लागू हुआ तब से ही हम अस्पृश्यता को समाप्त करते हैं, उसका अंत करते हैं। फिर भी अगर कोई व्यक्ति इस व्यवहार को दोहराता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और इसके संबंध में सख्त कानून भी समय समय पर बनाए गए हैं, यानी अनटचेबिलिटी को हम पूरी तरीके से समाप्त करते हैं। ये एक सामाजिक बुराई है, ये किसी भी रूप में समाज में, किसी भी रूप में अस्तित्व में नहीं रहनी चाहिए। फिर है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है साथियों उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो सेना के क्षेत्र में जितनी भी उपाधि दी जाती है, कैप्टन, एडमिरल, मेजर, ठीक है, ये इनका अपवाद है। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर की उपाधि देती किसी को ना, किसी के सामने नाम के सामने लिख दिया किया, ठीक है, तो ये उपाधियां भी इसका अपवाद है। तीसरा, किसी विदेशी देश से अगर किसी को कोई उपाधि मिलती भी है तो उसके संबंध में आपको भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, कोई पुरस्कार भी मिलता है विदेशी तो आपको भारत के राष्ट्रपति से क्या लेना पड़ेगा? अनुमति लेनी पड़ेगी। तो आई होप कि आज के समानता का अधिकार मैंने सभी करवा दिए होंगे। हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज एक मूल अधिकार कंप्लीट कर लिया है, वो है समानता का अधिकार। अगली क्लास में हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ही अच्छे से, और इसी प्रकार से हम मूल अधिकारों को समाप्त कर देंगे। फिर आगे बढ़कर हम नीति निर्देशक तत्वों की 1-2 क्लास लेंगे, मूल कर्तव्य की 1 क्लास होगी। फिर उसके बाद में संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, सभापति, उपसभापति, सब कुछ
कुछ पढ़ते हुए फिर हम आयोगों की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ बचेगा तो वो भी देखेंगे। तो आपको आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी क्लासेस को रेगुलर देख रहे हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरी क्लास को लाइक कर दें, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया या मैं कुछ बताने में छूट गया, कुछ गलत बता दिया तो आप कमेंट के द्वारा मुझे अवगत करवा सकते हैं उसके बारे में। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।